हमारा दिल कैसे धड़कता है, हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं सांस, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, हार्मोन अपना काम किस तरीके से करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी मसल में कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो इस यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें पहला चैप्टर हमारा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, इन सभी बातों का जवाब यहीं पर मिलने वाला है। कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचती है, क्या लंग्स सभी जीवों में पाए जाते हैं या केवल ह्यूमन में पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे आप ये भी जानते हैं कि हर एक यूनिट में हम एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में हमने वाटसन एंड क्रिक के बारे में बात किया, बायोटेक्नोलॉजी में हमने कोहेन एंड बोयर के बारे में बात की। इस यूनिट में हम बात करेंगे अल्फांसो कॉर्टी के बारे में, जिनका जन्म 1822 में हुआ और डेथ 1888 में हुई। अब यहां पर अल्फांसो कॉर्टी के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट उसे कहते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, उसे एनाटॉमिस्ट कहा जाता है। तो इटली के रहने वाले थे, एनाटॉमिस्ट थे, और इनका जो साइंटिफिक कैरियर है, वैज्ञानिक कैरियर, उसकी शुरुआत हुई कहां से? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल। इन रेप्टाइल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी की। रेप्टाइल का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? दिस इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन टाइप। बाद में इनका जो ध्यान है वो गया मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर। ऑडिटरी सिस्टम मतलब हियरिंग सिस्टम पर, सुनने वाला जो सिस्टम है। और 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। उस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया। हमारे इनर ईयर का एक पार्ट होता है कॉक्लिया, उसमें बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, उस पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाया जाता है, जिसके अंदर हेयर सेल पाई जाती हैं। और ये हेयर सेल कन्वर्ट करती हैं साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्सेस में। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो साउंड है, साउंड वेव जो है, इनको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने का काम हेयर सेल करती हैं, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर पाई जाती हैं। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नाम अल्फांसो कॉर्टी के सम्मान में ही रखा गया। 1888 में इनकी डेथ हो गई। तो दो तीन बातें इनके बारे में खास हैं जो आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, चैप्टर 12 में आपको दिया गया रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां पर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टू डेराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। इनडायरेक्टली इसलिए कह रहे हैं ऑक्सीजन का यूज, क्योंकि ये ऑक्सीजन का यूज ईटीएस में सबसे आखिर में आता है, लेकिन वाइटल होता है। और हमारे सिलेबस में केवल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं है, अमीनो एसिड या फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन डिटेल में नहीं है। चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम केवल और केवल ग्लूकोज के डिटेल्ड ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं। फिर कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above catabolic reaction। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता तो उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और CO2 रिलीज होती है। और जो CO2 है ये हार्मफुल कंपाउंड है, तो इसको बॉडी से बाहर निकालना है। इट इज देयरफॉर एविडेंट, ये साबित हो चुका है, दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली provided to the cells and CO2 produced by the cell have to be released out। और इसीलिए तो हम सांस लेते और छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और सांस छोड़ने पर CO2 बाहर आती है। इसी को हम लोग रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज का, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का बॉडी में पहुंचना और सेल ने जो CO2 प्रोड्यूस किया उसका एटमॉस्फेयर तक जाना, दिस इज कॉल्ड
रेस्पिरेशन, ज्यादा बेहतर यही है टर्म रेस्पिरेशन। इसको ब्रीदिंग कह देते हैं, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं, उनमें से ब्रीदिंग भी एक स्टेप है। कह रहे हैं कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, अपने सीने पर अगर हाथ रखेंगे यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, आपका चेस्ट अप और डाउन मूव करेगा। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग की वजह से। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस ले पाते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, क्योंकि जो लंग्स की हम बात कर रहे हैं वो सभी जानवरों के पास नहीं है। आप वो जानवर हैं जिनके पास लंग्स होते हैं, लेकिन ये सभी जानवरों के पास नहीं पाए जाते हैं। मछलियों की आप बात करें, उनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये वेरिएबल है, और ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होती है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करती मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट मतलब रहने की जगह। अब मछली अगर पानी के अंदर रहती तो फिर वो लंग्स यूज नहीं कर सकती, गिल यूज करेगी। हम पानी के बाहर रहते हैं तो हम गिल नहीं, हम लंग्स यूज करते हैं। हम पानी के अंदर चले जाएं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और मछली पानी के बाहर आ जाएगी तो जिंदा नहीं रह पाएगी। कहते नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्यों मर जाए? क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है, उसके पास गिल्स पाए जाते हैं, और गिल एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरह के होते हैं एनिमल किंगडम में बताए गए। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो ये दोनों पर निर्भर करता है। देखिए, लोअर इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट उन्हें कहते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जैसे स्पॉन्जेस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म यानी प्लेटीहेल्मिंथ एक्सेट्रा। एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। यानी यहां पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं रेस्पिरेशन के लिए। इनकी जो बॉडी की सरफेस, जैसे हमारी बॉडी सरफेस स्किन है, तो इनकी जो भी बॉडी सरफेस है उसके द्वारा ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। और कैसे? सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर आएगी और CO2 बॉडी से एटमॉस्फेयर में जाएगी, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो ऑक्सीजन, नो एनर्जी यूटिलाइज्ड। अर्थवर्म used their moist cuticle and insect have network of tube, जिसे हम कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब, to transport atmospheric air within the body. A special vascularized structure called gills, और गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। मैचिंग कॉलम टाइप में खूब पूछा जाता है ये। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। आप देखो, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है, वो ट्रेकियल ट्यूब यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड गिल्स का यूज कर रहे हैं। यानी हैबिटेट पर निर्भर कर रहा है कि किस तरह से वो ब्रीदिंग करेगा। वेयर एज वेस्कुलराइज बैक कॉल्ड लंग्स, लंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है, और इसका यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म के द्वारा, है ना। अब वर्टिब्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो वर्टिब्रेट के केस में फिशेस गिल्स का यूज करती हैं, लेकिन एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एम्फीबियन लाइक फ्रॉक्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आल्सो, और स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग से होने वाला पल्मोनरी, गिल से होने वाला ब्रेंकियल, स्किन से होने वाला क्यूटेनियस। यानी फ्रॉक को अगर आप देखें तो ये लंग्स भी यूज करता है, स्किन भी यूज करता है, और बक्कल कैविटी भी यूज करता है, क्योंकि फ्रॉक की पूरी डिटेलिंग एनसीईआरटी में आपको दी गई है, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब चूंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भले हमने अर्थवर्म की बात कर ली, स्पॉन्जेस की बात कर ली, सिलेंट्रेट, मोलस, इन सब की बात कर ली, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे ह्यूमन
रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो दो छेद नाक के दिखाई देते यहां से लेके एल्वेलाई तक। तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जहां से वो नाक बाहर निकलती ना, ओपनिंग आउट अबो द अपर लिप्स। अपर लिप के ऊपर जो दो ओपनिंग, उन्हीं को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होते हैं ये नेजल पैसेज से होते हुए, नेजल पैसेज ये वाला हिस्सा है, ये वाला नेजल पैसेज, इससे होते हुए नेजल चैम्बर में पहुंचते हैं। वही लिखा है, इट लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल देन नेजल पैसेज देन नेजल चैम्बर। अब कह रहे हैं नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स आ जाएगा, और फेरिंग्स का एक पोर्शन, फेरिंग्स से 3 पोर्शन होते हैं, उसमें से एक पोर्शन, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। वैसे एनसीईआरटी ने कहा है कि अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब कह रहे फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। कह रहे जो फेरिंग्स और लैरिंग्स रीजन से होते हुए ट्रेकिया में ओपन कर जाता है। और ये जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसीलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स। खाना निगलते समय, सोलोविंग के समय, ग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है ना। ग्लॉटिस जो होता है दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस को एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा बंद कर दिया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस किसका बना है? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना है, और एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, और ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये खाना निगलते समय ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि ग्लॉटिस के अंदर से होके खाना लैरिंग्स और ट्रेकिया में ना जा पाए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, और हमारा लैरिंग्स या ट्रेकिया चोक ना करे। जो लैरिंग्स है ये हमारे ट्रेकिया का पहला पार्ट होता है। अब करें ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी तक, मतलब थोरैक्स के बीचों बीच में पहुंचती है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ, यानी ट्रेकिया डिवाइड करता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, T5, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर जो है वो 12 होता है ना। सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरैसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रल 1 है और कॉकिजियल 1 होती है। टोटल हो गई है 26। तो 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड करता है और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बना देता है, यानी एक ट्रेकिया डिवाइड होकर 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बना देता है। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं ये रिपीटेड डिवीजन करते हैं, जिससे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और आखिरी में देखो टर्मिनल ब्रोंकियोल बन जाते हैं। अब कहने की जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक के जितने पार्ट हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा सपोर्ट होते हैं ताकि कोलैप्स ना करें। फिर करें कि ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज मतलब कि इनके सराउंडिंग में कैपिलरीज का नेटवर्क है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके सराउंडिंग में, यहां पर एल्वियोलाई आपको दिखाए गए है ना, ये एल्वियोलाई है, और इनके सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है। अब कह रहे हैं कि ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का नेटवर्क मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स। तो आप कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर एल्वेलाई तक जितना भी पार्ट है वो लंग्स का फॉर्मेशन करता है। अगर आप सीक्वेंस देखें यहां पर, तो सीक्वेंस हमने कहां से स्टार्ट किया था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हमने स्टार्ट किया था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद आ जाते हैं नेजल पैसेज, ये पूरा रास्ता आपको पता होना चाहिए, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद आ जाएगा नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद आ जाएगा यहां पर फेरिंग्स,
फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड करके दो प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन कर देगा, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी से इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आ जाएगा डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, और फिर उसके बाद आ जाएगा एल्वियोलाई। तो ये जो मैंने लिखा है ये पूरा सीक्वेंस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसमें इसमें आप कहेंगे कि भैया जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है इसे कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, एंड डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई इन दोनों को मिला के एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। दिस इज कंडक्टिंग पार्ट एंड दिस इज द एक्सचेंज पार्ट। और ये एनसीईआरटी में लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो थोड़ा इस तरीके से याद रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। देखिए जरा इसको क्या कह रहे हैं, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा, यानी लंग्स की कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है ना, दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं प्लूरल फ्लूइड यहां दिया गया है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन दो आपको दिखाई गई। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो प्लूरल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग सरफेस के ऊपर। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये कांटेक्ट में रहता है थोरेसिक चैम्बर के, आप देख सकते हैं आउटर वाली मेम्ब्रेन थोरेसिक चैम्बर के संपर्क में है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग सरफेस के संपर्क में होती है, thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, यहां लिखा हुआ है कि the part starting with the external nostril up to the terminal bronchiole form the conducting part। external nostril से terminal bronchiole तक, whereas alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system। यानी ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट को रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहा जाता है। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या काम करता है ये नीट में पूछा जा चुका है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहां से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, एयर को डस्ट से, पॉलन से, पैथोजन से क्लियर साफ करता है, ह्यूमिडिफाई उसे नम बनाता है, आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मान लो हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अभी लू चल रही, गर्मी है, तो उस एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाना भी इसका काम है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, नाम ही एक्सचेंज पार्ट है। तो यही वो साइट है जहां पर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, और एक्सचेंज पार्ट का मतलब क्या हुआ, एल्वियोलाई एंड डक्ट ऑफ एल्वियोलाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि जो लंग्स हैं ये सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर में हमारे लंग्स और उनके बीच में हार्ट होता है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर मतलब कि उस चैम्बर में ना तो हवा आ सकती है ना ही जा सकती। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड, अब इसकी बाउंड्रीज याद करनी, डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ है डॉर्सल साइड में, वेंट्रली बाय द स्टर्नम सिंगल बोन, लेटरली बाय द रिब, दोनों तरफ रिब हैं 12-12, एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम, गुंबद नुमा डायफ्राम लोअर साइड, और अपर साइड में नेक होती, अपर साइड यहां बाउंड्री दी नहीं गई। अब करें जो एनाटॉमिकल सेटअप है हमारे लंग्स का थोरेसिक कैविटी के अंदर वो इस तरह का है, such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung यानी pulmonary cavity।
अगर हम थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जो लंग्स का यानी पल्मोनरी वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लंग्स के वॉल्यूम को यानी पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को चेंज करेंगे और उससे लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग as we cannot directly change the pulmonary volume। हम पल्मोनरी वॉल्यूम को सीधे बदल नहीं सकते, लेकिन बदलना पड़ेगा। जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा, लेकिन हम उसको सीधे नहीं चेंज करेंगे। हम थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे और थोरेसिक वॉल्यूम बदलने से पल्मोनरी वॉल्यूम बदल जाएगा, बिकॉज थोरेसिक चैम्बर इज अ एयर टाइट चैम्बर। अब देखिए, रेस्पिरेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, फॉलोइंग 5 स्टेप, और ये सीक्वेंस भी आपसे नीट में पूछा जा चुका है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेयर की एयर हमारे लंग्स में आती है, एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस लेना और छोड़ना। अब आप देखिए, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। शुरुआत में एनसीईआरटी ने कहा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, जबकि दोनों सेम थिंग्स नहीं है। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये एल्वेलाई जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है ये अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। अब ब्लड में जब ऑक्सीजन आ गई तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर एक डिफ्यूजन और होगा, डिफ्यूजन मतलब ये एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो यानी 2 डिफ्यूजन या 2 एक्सचेंज होंगे, एक लंग्स में होगा एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, और एक होगा टिश्यू में ब्लड और टिश्यू के बीच में। और फिर नंबर 5, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये ऑलरेडी हम चैप्टर 12 में देख चुके, नहीं देखें तो देख लेंगे, चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब ये जो 4 स्टेप हैं शुरुआत के, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और 5वां स्टेप रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर का है, तो वहां डिस्कस करेंगे इसको। यहां 4 स्टेप पढ़ेंगे और इनमें से 2 स्टेप एक साथ। ये जो डिफ्यूजन दूसरा और चौथा स्टेप दिया गया ना, डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक साथ पढ़ लेंगे। यानी 4 स्टेप को हम 3 हिस्सों में पढ़ लेंगे। ब्रीदिंग एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा डिफ्यूजन और तीसरा ट्रांसपोर्ट खत्म। फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे जो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का उसको पढ़ेंगे, डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो वो सब अलग से छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग पहले स्टेप से, ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। अब यानी 2 स्टेप हो गए, यहां पर 2 स्टेजेस आ गई। एक सांस ले रहे हैं इंस्पिरेशन इन, और सांस छोड़े एक्सपिरेशन एग्जिट। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स में आ गई, एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वेओलर एयर इज रिलीज्ड आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर, भाई ये एयर हमारे लंग्स में कभी आ रही है कभी यहां से बाहर निकली, कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है ग्रेडियंट की वजह से। कभी हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा और कभी लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर की तुलना में कम हो रहा है। आप जरा इमेजिन करिए कि अगर हमारे लंग्स में एटमॉस्फेयर की तुलना में कम प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स में आ जाएगी, और अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर में एयर चली जाएगी। इस तरीके से हम सांस ले और छोड़ पाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू इंस्पिरेशन एंड आउट एक्सपिरेशन of the lungs is carried out by creating a pressure gradient। gradient मतलब difference between the lungs and the atmosphere। यानी लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर का ग्रेडियंट बनता और बिगड़ता रहता है, और उस ग्रेडियंट की वजह से हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। ठीक है, अभी ग्रेडियंट कैसे बनता है जरा समझते हैं इसको। इंस्पिरेशन कैन अकर, अब आप खुद सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, इंस्पिरेशन सांस कैसे ले पाएंगे जब एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो। इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो फिक्स कांस्टेंट है जहां हम रह रहे हैं, 180 एम। सिमिलरली एक्सपीरेशन सोचो कैसे होगा जब हमारे लंग्स के अंदर यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रेडियंट बनेगा कैसे, कभी हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा और कभी कम कैसे होगा। तो इस ग्रेडियंट को क्रिएट करेंगी मसल। कौन क्रिएट करेगा? मसल। कौन सी मसल? डायाफ्राम एक मसल है जो कि लोअर बाउंड्री बनाता है थोरेसिक चैम्बर की, एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब। हमारी रिब्स जो कि लेटरल बाउंड्री बनाती थोरेसिक चैम्बर की, इनके रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल्स पाई जाती है। इंटर मतलब बीच में, कोस्टा मतलब रिब। तो ये जो इंटरकोस्टल और डायफ्राम है ये ग्रेडियंट डेवलप करती हैं, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। बहुत सवाल पूछे गए हैं। अब देखो इंस्पिरेशन की शुरुआत कैसे होती है। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सीधा सवाल पूछा जाता है, इंस्पिरेशन की शुरुआत कैसे होती है? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। डायफ्राम डोम शेप का है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, विच इंक्रीजेज। और जब फ्लैट होगा तो थोरेसिक चैम्बर की ये लोअर बाउंड्री है, जब ये फ्लैट होगा तो आप सोच रहे हैं कि बाउंड्री जो है वो नीचे खिसक गई, यानी जो अंदर वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो बढ़ गया। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और दूसरा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ध्यान रखिएगा इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, लिफ्ट अप द रिब एंड द स्टर्नम। ये रिब और स्टर्नम को लिफ्ट अप करती, ऊपर की तरफ खींचती और ऊपर की तरफ खींच लाएंगी। तो आप सोचो बाहर की तरफ खींचेंगे तो रिब और स्टर्नम, स्टर्नम वेंट्रल बाउंड्री बना रहा है, रिब्स जो है वो लेटरल बाउंड्री, इनको ऊपर खींचेंगे तब भी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के द्वारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस में पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आप जानते हैं बॉयल्स लॉ कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। कह रहे जितना थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा उतना पल्मोनरी वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम प्रेशर की बात नहीं चल रही क्योंकि थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है और इसके वॉल्यूम में जितना हम चेंज करने की कोशिश करेंगे उतना पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जैसी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, एटमॉस्फेयर की एयर फोर्स से हमारे लंग्स में भर जाएगी, हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, विच फोर्सेस द एयर from outside to move into the lungs, that is inspiration। हो गया। फिर देखिए यहां पर अब क्या कह रहे हैं कि जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स होंगे, जब रिलैक्स होंगी तो ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगी, ओरिजिनल पोजीशन पर जब ये जाएंगी तो वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का घटेगा, थोरेसिक चैम्बर का घटेगा तो उतना ही पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जैसी पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा एयर बॉडी के बाहर, एक्सपिरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। क्योंकि thoracic volume जो घटेगा उतना ही पल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा क्योंकि थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। भाई जैसे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, पल्मोनरी वॉल्यूम यहां पर कम हो रहा है जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर
causing the expulsion of air from the lung, that is expiration. अब करें कि ह्यूमन में एबिलिटी है अपने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की। भाई आप जल्दी जल्दी सांस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। आपसे कहा जाए गहरी सांस लो, तो आप जब गहरी सांस लेंगे तो एब्डोमेन की मसल आपको यूज करनी होगी। देखिए एब्डोमेन की मसल यूज हुई, अगर एब्डोमेन की मसल बिना यूज के कहें गहरी सांस लो तो नहीं ले सकते आप। On an average, a healthy human breathe 12 to 16 टाइम पर मिनट, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट ह्यूमन का है 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीदिंग रेट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, हम कितनी एयर ले रहे हैं कितनी एयर छोड़ रहे हैं उस वॉल्यूम को हम नाप सकते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा, और इसका यूज किया जाता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। इसका मतलब है कि हमारे लंग्स के फंक्शनिंग के लिए, लंग्स की बीमारियों का पता लगाने के लिए स्पायरोमीटर यूज करते हैं। क्लिनिकल टर्म अगर आ गया मतलब कि बीमारियों का पता लगाने में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। नीट में सवाल पूछा जा चुका और फिर ये सवाल तो खूब आ रहे हैं हर साल लगभग नीट में। हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड 5 कैपेसिटीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम टीवी की बात करते हैं, ठीक है। टीवी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, एंड नहीं, ध्यान रखिएगा। मतलब एक बार आपने सांस लिया 500 ml एयर आपके लंग्स में गई, एक बार आपने सांस छोड़ा 500 ml एयर बाहर आ गई, ठीक है। तो ये एक बार जब आपने सांस लिया जो एयर इन्वॉल्व हुई दैट इज टीवी, या आपके सांस छोड़ने पर जो एयर इन्वॉल्व हुई दैट इज टीवी, और लगा एंड कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। अब सोचो कि अगर 12 बार आप सांस ले रहे हो तो 12 गुणे 500 ये हो गया कितना? 6000 ml, और 16 ब्रीदिंग रेट आपका है तो इसका मतलब कि 5000 ये हो गया 8000। यानी एक मिनट में अगर आप देखो तो 6000 से 8000 ml एयर आप, यानी 6 से 8 लीटर एयर आप हर मिनट खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। A healthy man can inspire or expire approximately 6 liter to 8 liter of air per minute, या 6000 से 8000 ml पर मिनट हो गया। ये 500 ml एक बार में है ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब आते हैं IRV। IRV ERV की डेफिनेशन में एनसीईआरटी ने चेंज भी किया। IRV इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब आपसे कहा जाए कि जोर लगा के सांस लेनी, अब कितनी एयर आप खींच पाओगे? तो जब जोर लगाओगे तो टाइडल वॉल्यूम के बाद में करीब 2500 से 3000 ml एयर और आप खींच पाओगे, दैट इज IRV। तो दिस एवरेजेस 2500 ml टू 3000 ml, यानी 2.5 से 3 लीटर। ERV में उल्टा करना है, यहां पर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। आप पूरा जोर लगा के कितनी एयर और निकाल सकते टीवी निकलने के बाद, दैट इज कॉल्ड ERV, और ये 1000 से 1100 ml होती एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम RV। तो RV कह रहे हैं कि ये वो वॉल्यूम एयर का है जो हमारे लंग्स में बसती है फोर्सबल एक्सपिरेशन करने के बाद भी। मतलब हम अगर सांस छोड़ते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली सांस छोड़ेंगे टीवी बाहर गया, फोर्स लगा के छोड़ेंगे ERV बाहर चला गया, लंग्स खाली नहीं हुए। कितना भी जोर लगा लो, पूरा जोर लगा के आप एयर अपने लंग्स से निकाल दो, एब्डोमेन की मसल यूज कर लो, फिर भी आपके लंग्स में 1100 से 1200 ml एयर बची रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम RV। नाम ही है रेजिडुअल, बची हुई वॉल्यूम। तो ये 4 वॉल्यूम और इनके डेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। एक टीवी है आपका 500 ml, IRV 2500 से 3000, ERV 1000 से 1100, RV 1100 से 1200। अब इन वॉल्यूम को जोड़ घटा के हम लोग कैपेसिटीज बना लेते हैं। बाई एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइबिंग अबव, वन कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी बीमारियों का पता लगाने में इनका यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं देख लो। पहला है IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। करें नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर हम मैक्सिमम इंस्पायर खींच सकते हैं,
इसमें टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को इंक्लूड करते, टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी उल्टा कर लो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी एयर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, और इसमें टीवी और ईआरवी आ जाते हैं, एकदम उल्टा कर लेना है। फिर आते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब आपने टीवी निकाल दिया तो आपके लंग्स में एक वॉल्यूम तो हमेशा रहता आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक अभी आपने नॉर्मल एयर निकाली तो यानी जो ईआरवी है वो भी आपके लंग्स के अंदर है, तो ईआरवी और आरवी को मिला के कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप जरा ध्यान दो, रेजिडुअल में क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और एफआरसी में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो दोनों डेफिनेशन में केवल रेजिडुअल वॉल्यूम में फोर्सिबल आ रहा है और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपिरेशन, बस इतना एक वर्ड का अंतर है, एक वर्ड। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वीसी बहुत पूछा गया नीट में, सबसे ज्यादा वाइटल कैपेसिटी का सवाल पूछा गया। तो करें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन, मतलब इंस्पायर आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन अगर हम करेंगे तो पहले टीवी निकल गया फिर आईआरवी निकल गया, अब करें फोर्स्ड इंस्पिरेशन करना है तो पहले टीवी अंदर आएगा, उसके बाद ईआरवी जो हमने निकाल दिया वो अंदर आएगा, फिर आईआरवी अंदर आएगा। तो इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, इट इंक्लूड ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, या उल्टा भी कर सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट एक्सपायर आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद फोर्स्ड एक्सपिरेशन करो या फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर लो, दोनों ही वाइटल कैपेसिटी। अब आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी क्या है ये, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। मतलब ये फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद, देखो फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम लंग्स में वो आरवी है, और फोर्स्ड अगर इंस्पिरेशन कह दिया तो फिर टीएलसी बन गया, और इसमें आपका चारों वॉल्यूम जोड़ दो, आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। और आप जानते हैं कि ईआरवी, टीवी, आईआरवी को मिला के हम वीसी कहते हैं, तो इसको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। खूब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है आपका पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज होता है और नीट में सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मैचिंग में कई बार ये सवाल पूछा गया और न्यूमेरिकल भी यहां से पूछे जाते हैं, जो कि 26 वाली सीरीज में मैं आपको करा भी रहा हूं, एक बार देखिएगा उसको। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप हैं, ब्रीदिंग हमने पढ़ लिया, दूसरा और चौथा एक्सचेंज यानी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो दोनों स्टेप हम एक साथ पढ़ के खत्म कर लेंगे, और पांचवा स्टेप पढ़ना नहीं है तो एक ही स्टेप बचा, ट्रांसपोर्ट हुआ आगे आ जाएगा। तो करें एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी मतलब पहले यहीं पर एक्सचेंज होगा, टिश्यू सेकेंडरी साइट हो जाएगा, वहां भी एक बार एक्सचेंज होगा, तो एल्वेलाई प्राइमरी साइट, सीधा सवाल होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। कौन सी साइड, एल्वेलाई एंड टिश्यू, दोनों जगहों पर सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है, डिफ्यूजन का जो रेट है वो मेनली ग्रेडियंट पर निर्भर करेगा, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। यानी rate of diffusion को affect करने वाले 3 फैक्टर हैं। rate of diffusion को affect करने वाले 3 फैक्टर हैं, जिसको आप जीएसटी से याद कर लो। जीएसटी एक हो गया ग्रेडियंट, एक हो गया solubility और एक हो गया थिकनेस। और ये जो ग्रेडियंट है वो सबसे मेन फैक्टर है, तो जीएसटी में सबसे पहले जी ही लिखा, ये सबसे मेन फैक्टर हो जाएगा। बाकी ये 2 फैक्टर भी, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट को देख लेते हैं। तो प्रेशर में सबसे पहले पार्शियल प्रेशर जान लेते हैं। कह रहे प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। भाई जो हम एटमॉस्फेयर की एयर खींच रहे हैं इंस्पिरेशन के दौरान, वो कोई प्योर ऑक्सीजन तो है नहीं, वो तो मिक्सचर है ना। और इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस का जो प्रेशर है इंडिविजुअल गैस का, दैट इज पार्शियल प्रेशर। केमिस्ट्री में आप खूब पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। एंड इट रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब करिए उनका पार्शियल प्रेशर है वो आपको आगे दिया गया है, आप पार्शियल प्रेशर याद भी रखेंगे। देखो एटमॉस्फेरिक एयर वाला अलग ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में है वो 159 mmHg है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और CO2 का 0.3। अच्छा CO2 का जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो 0.03 से 0.04% के आसपास है, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर वो 0.3 mmHg है। थोड़ा डेटा रिलेट आप कर सकते हैं यहां पर, है ना। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे आप, ये अलग से याद रखिएगा। अब देखो आपको क्या याद करना है, एल्वेलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, ये सीक्वेंस याद करना है। अब इस सीक्वेंस में ऑक्सीजन के लिए क्या याद करोगे, 104 40 95 40, और CO2 के लिए 40 45 40 45। देखो 40 हर यहां पर कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और एकदम अपोजिट आ रहा है ये, है ना। तो ऑक्सीजन के लिए 104 40 95 40, और CO2 के लिए 40 45 40 45। अब एक चीज और ध्यान देते हैं यहां पर, ये दो जगह एक्सचेंज होना है। एल्वेलाई में जो एक्सचेंज होना है एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, यहां पर ऑक्सीजन को एल्वेलाई से, आप जरा ग्रेडियंट देखो, तो ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ होता है हमेशा, तो 104 से 40 की तरफ हो गए। यहां पर आप देखो तो 95 से 40 की तरफ, यहां देखो तो 45 से 40, और यहां 45 से 40। और आप जरा दिमाग लगाओ, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे एल्वेलाई में जा रही, यहां से बॉडी के सेल तक जाना है इसको। तो आप देखो ऑक्सीजन को एल्वेलाई से ब्लड में जाना है, और ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू में जो CO2 बन रही है उस CO2 को ब्लड में जाना, और ब्लड से एल्वेलाई में, और सांस छोड़ने पर बॉडी के बाहर। यानी ये जो एरो लगी है ये एरो ग्रेडियंट की भी है, और यही मूवमेंट की डायरेक्शन भी। और आप जानते हैं मूवमेंट और ग्रेडियंट अगर सेम होता है तो इसे कहते हैं एलोंग ग्रेडियंट, और इस काम में एनर्जी खर्च नहीं होती। दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यानी ग्रेडियंट की डायरेक्शन अगर आप चेक करें तो ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट की डायरेक्शन एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, और CO2 के लिए अपोजिट, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। और जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन वही मूवमेंट भी करना है। तो देखिए क्या लिखा है, द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। सिमिलरली इसी तरह कह रहे हैं कि अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। पहला फैक्टर हो गया ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट की डायरेक्शन एकदम वही है जिधर मूवमेंट होना चाहिए, यानी पहला फैक्टर फेवर कर रहा है। दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी CO2 की 20 से 25 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में, और इसलिए अगर हम सॉल्युबिलिटी के आधार पे बात करें तो उस केस में जो डिफ्यूजन का रेट है वो CO2 का काफी ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तीसरा फैक्टर था मेम्ब्रेन की थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती बेटा वो 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी होती। एक थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस कैसे बना है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज। हमेशा कोई भी अगर एपिथेलियल टिश्यू तो उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी इन बिटवीन देम। तो 3 चीजें हो गई, 3 मेजर लेयर से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी हुई है, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर उसके बाद भी आप देख लो यहां पर, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलर वॉल सिंगल सेल, है ना, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और इनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों को क्रॉस करना होगा, और उसके बाद भी
इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम है। इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम, 0.2 mm होती है थिकनेस, और थिकनेस जितनी कम होगी डिफ्यूजन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो एनसीईआरटी कह रहा ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी, 3 फैक्टर हैं, तीनों आर फेवरेबल फॉर द diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissues to alveoli। तो ये हो गया टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 4। पहला टॉपिक ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा एक्सचेंज और डिफ्यूजन, चौथा एक्सचेंज और डिफ्यूजन दोनों खत्म। अब तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और पांचवा आपको यहां पढ़ना नहीं, उसके लिए चैप्टर 12 है। तो अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कौन ऑक्सीजन और CO2 को ढोएगा? ब्लड। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। अब यहां परसेंटेज ध्यान रखना, खूब नीट में पूछा गया। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, और रिमेनिंग जो 3% है वो डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के द्वारा। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और 7% जो ट्रांसपोर्ट होगा वो प्लाज्मा के द्वारा होगा CO2 का। तो CO2 के ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के 2 तरीके हैं। पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये पिगमेंट भी और प्रोटीन भी है। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन है। 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन पाई जाती है, इसमें 4 चेन होती हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन है आरबीसी के अंदर है, और इसीलिए आरबीसी का नाम और रंग है रेड ब्लड सेल, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और पिगमेंट तो रंग देता है। हमारा खून लाल इसीलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है, मतलब उससे बाइंड करेगी और अलग भी हो जाएगी, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of oxygen। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है, दिस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली, प्राइमरली मतलब मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये दूसरे फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब करें सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन हम प्लॉट करते हैं। देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर दिया गया ऑक्सीजन का। जब ये प्लॉट हम करते हैं तो इस प्लॉट में हमें सिग्मोइड कर्व मिलता है। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और ये सिग्मोइड कर्व यहां पर मिलता है। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। और इस कर्व के द्वारा हम ये पता लगाते हैं इफेक्ट ऑफ द फैक्टर, जैसे PCO2 का क्या प्रभाव है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर, बाइंडिंग में या उसके टूटने में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, मतलब टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन द एल्वेलाई। ध्यान रखिएगा इसको, एल्वेलाई में वेयर देयर इज हाई PO2, एल्वेलाई में PO2 कितना है 104 mmHg, लो PCO2 40 mmHg, लेसर हाइड्रोजन आयन, जहां CO2 कम होगा हाइड्रोजन आयन कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कम है तो pH ज्यादा होगा, तो यहां pH ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर हाई PO2, लो PCO2, लेसर हाइड्रोजन आयन, लोअर टेम्परेचर, ये फेवरेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब टिश्यू में उल्टा कर लो, आप टिश्यू में उल्टा याद मत करो, उल्टा कर लो केवल। टिश्यू में एकदम उल्टी कंडीशन है, टिश्यूज में लो PO2 कितना बताया था 104 40 95 40, एंड हाई PCO2 टिश्यू में कितना था 45। हाई PCO2 ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा, बताया ना कि अगर
CO2 लो है तो हाइड्रोजन आयन लो, टेम्परेचर भी लो। अब यानी अगर CO2 ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे और यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और ये कंडीशन फेवरेबल है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी एल्वेलाई में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एसोसिएशन होगा और टिश्यू में डिसोसिएशन, और होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। और ये नीट में पूछा गया, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition। नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा करीब 20 से 25%। और करें ये जो बाइंडिंग है दिस इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब देखो जब CO2 की बात करें तो मेजर फैक्टर PCO2 है, ऑक्सीजन की जब बाइंडिंग की बात करते तो वहां मेजर फैक्टर PO2 था और PCO2 उसकी बाइंडिंग को इंटरफियर करता था। यहां देखो क्या लिखा है, PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। एकदम उल्टी कहानी चल रही है। और ध्यान रखो जहां पर जैसे एल्वेलाई में ऑक्सीजन का एसोसिएशन हुआ तो वहां पर CO2 का डिसोसिएशन हुआ, टिश्यू में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हुआ तो टिश्यू में CO2 का एसोसिएशन होगा, कंडीशन वही रहेंगी। देखो व्हेन PCO2 इज हाई, कहां पर PCO2 हाई कहां है, टिश्यू में, एंड PO2 इज लो एज इन द टिश्यूज, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वे, एंड व्हेन द PCO2 इज लो कहां पर एल्वेलाई में 40 एंड PO2 इज हाई 104 कहां एल्वेलाई में, डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब एकदम उल्टी कंडीशन है, जहां पर ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा वहां CO2 का डिसोसिएशन एल्वेलाई में, और टिश्यू में जहां पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा वहां CO2 का एसोसिएशन, एकदम अपोजिट कंडीशन। टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, दैट इज CO2 विच इज बाउंड to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli। RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase। बायोमोलिक्यूल में दिया गया है, रेट को 10 मिलियन टाइम बढ़ाता वही एंजाइम है ये, एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। इसकी थोड़ी मात्रा प्लाज्मा में भी, ज्यादातर आरबीसी के अंदर। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। देखो CO2 और वाटर मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फिर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो चलती है ये चलती है कहां पर, टिश्यू में, और बैकवर्ड रिएक्शन चलती है कहां पर, एल्वेलाई में। एल्वेलाई में कार्बोनिक एसिड टूट के CO2 रिलीज कर देता है और CO2 सांस छोड़ने पर बॉडी के बाहर, देखो क्या लिखा है यहां पर, कह रहे एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। कितना होता है 45। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट। ये फॉरवर्ड चल रहा है किधर, टिश्यू में, एंड हाइड्रोजन एंड एट द एल्वेलर साइट वेयर PCO2 इज लो 40, द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 बन गया एंड वाटर। द CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। कह रहे हैं कि जो CO2 है वो ट्रैप हुआ था बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और रिलीज होगा वहां CO2 के फॉर्म में। और यहां देखिए एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई, जबकि 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अब आते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए, ब्रीदिंग, एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर 12 की कहानी, और एक्सचेंज हमने एक साथ पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप पढ़ा ब्रीदिंग, फिर दूसरा और चौथा स्टेप हमने पढ़ा एक्सचेंज, और फिर तीसरा स्टेप हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं रेगुलेशन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आएगा, एक्सक्रीटरी में भी आएगा, है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो कह रहे ह्यूमन बीइंग के पास एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जिसके द्वारा वो रेस्पिरेटरी रिदम को, मतलब हम कैसे सांस लेंगे, गहरी सांस है ना या धीरे सांस लेंगे,
बॉडी टिश्यू की डिमांड के हिसाब से जो रिदम है वो मेंटेन रहती है, और ये काम न्यूरल सिस्टम करता है। ये सवाल सीधा, यानी न्यूरल रेगुलेशन पाया जाएगा यहां पर, न्यूरल रेगुलेशन। अब करें आई स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। मेडुला हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, चैप्टर 18 में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आरआरसी कहते हैं इसे, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, यानी सबसे जो मेन सेंटर है वो आरआरसी। एक करें एक अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसे हम लोग पीसी कहते हैं। कैन मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब जो पीसी और आरआरसी के फंक्शन को संतुलित करता है, मॉडरेट करता है। करें कि आप ध्यान दीजिएगा, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम पीसी, अगर पीसी से कोई सिग्नल निकला, पीसी अगर स्टिमुलेट हुआ, तो ये रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई ऑल्टर द ब्रीदिंग रेट। आप सोचो कि अगर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम होगी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, यानी जो पीसी है वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, पीसी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। खुद ही सोचो, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, और प्रियंका चोपड़ा अगर होगी तो तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज होंगी कि स्लो हो जाएंगी? ऑब्वियस है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। अब करें कीमो सेंसिटिव एरिया है, कीमो सेंसिटिव एरिया सीएस से, ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये रिदम सेंटर के नजदीक है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, मतलब ये भी मेडुला में है कीमो सेंसिटिव एरिया। और ये सेंसिटिव, नामी कीमो सेंसिटिव, ये हाईली सेंसिटिव है टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। और अगर किसी वजह से ये सब्सटेंस यानी हाइड्रोजन आयन और CO2 ब्लड में बढ़ जाएं, तो ये सिग्नल भेजेंगे रिदम सेंटर को, आरआरसी को, और उससे कहेंगे कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से ये सब्सटेंस हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। फिर आते हैं रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर एसोसिएट होते हैं अरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड ले जाती है। कैन आल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। सब वही रिदम सेंटर को सिग्नल भेज रहे हैं क्योंकि मेन सेंटर है। फॉर रेमेडियल एक्शन, तुरंत उपाय करिए और इनको बाहर करिए। और ये बात देखिए कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। भाई CO2 तो बार बार यहां दिखाई दे रहा है आपको, CO2 का रोल तो बार बार आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं। ऑक्सीजन का बॉडी में रेगुलेशन में कोई सीधा रोल नहीं होता है, तो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ना के बराबर इसका रोल। हाँ, CO2 का रोल है, आपकी बॉडी में CO2 कम ज्यादा होगी उससे आपका ब्रीदिंग रेट अफेक्ट होगा, ऑक्सीजन के कम या ज्यादा होने से नहीं होगा। लास्ट टॉपिक इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 डिसऑर्डर है। पहला अस्थमा, एक एलर्जिक कंडीशन भी है ये। इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती, कॉजिंग वीजिंग, सांस लेने पर आवाज आती घरघराहट की, वीजिंग, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको एलर्जिक कंडीशन भी कहा गया। दूसरा एम्फिसिमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, जिन बीमारियों को डेवलप होने में काफी लंबा समय लगता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, एम्फिसिमा, इन विच एल्वेलर वॉल आर डैमेज, बहुत पूछा गया नीट में सवाल। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज एंड वन ऑफ द मेजर कॉज इज द सिगरेट स्मोकिंग। और इसके लिए एक दवाई भी है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो बायोटेक से बनाया गया है ना, और ट्रांसजेनिक एनिमल के टॉपिक में आपको दिया गया, अभी जस्ट हम पिछले चैप्टर में इसको रिवाइज करके आ रहे हैं। तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD। ऑक्यूपेशनल मतलब ये जो बीमारी है ये पर्टिकुलर व्यवसाय से संबंधित लोगों को होगी, सबको नहीं होगी। इन सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ व्यवसायों में, जहां पर स्पेशली जहां पर ग्राइंड किया जाता, पीसा जाता है या पत्थरों को तोड़ा जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, और बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव करने वाला सिस्टम, वो इससे पूरी तरीके से बचाव नहीं कर पाता है। और लंबे समय तक अगर डस्ट के संपर्क में बॉडी आएगी तो इससे इन्फ्लेमेशन होगा, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस हो जाएगा, यानी फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा लंग्स में,
एपिथेलियल टिश्यूज का फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाएगा, लंग डैमेज हो गए, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, सीरियस लंग डैमेज। तो ऐसे वर्कर जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव मास्क का यूज करना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक आपका हो गया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की डिमांड बहुत है कि भाई नीट में चूंकि सीधे सवाल पूछ रहे थे, इसलिए हम लाइन बाय लाइन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, हर एक लाइन थोड़ा सा समझते हुए, याद करते हुए, जहां पर जरूरत है कि निमोनिक कोई हो वहां निमोनिक भी बता रहे हैं, जहां पर गलतियां हो सकती हैं किन पॉइंट पे ध्यान रखना है यही बताते हुए चल रहे हैं कि ये पॉइंट ज्यादा नीट में पूछा जाता है ना, इसको ऐसे ध्यान रखना है, और दूसरे टॉपिक से लिंक करते हुए लगातार हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के साथ आएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।